हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है ग्रेविटेशन का, ये सीरीज का आज नया वीडियो आ चुका है, नया लेक्चर आ चुका है। हम लोगों ने पिछले जो सीरीज में जो टॉपिक देखा था, दैट टॉपिक वाज समथिंग रिलेटेड टू कैप्लर्स लॉ। हम लोग ने देखा था कि कैसे कैप्लर्स ने हमें बताया कि जो प्लैनेट होते हैं जब भी सर्कुलर मोशन करते हैं, जब भी कोई भी सन की तरफ घूमता है या तो कोई मून है, एक्चुअली उन्होंने तो प्लैनेट के बारे में बताया था, प्लैनेट का जो मोशन होता है किस तरीके का होता है, वो कौन कौन से नियम को फॉलो करता है, राइट। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा थोड़ा सा और आगे देखेंगे और हम लोग देखेंगे जो प्लैनेट जब मोशन करता है तो इनका जो सर्कुलर मोशन होता है उसका थोड़े से बिहेवियर को देखेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे। और हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखेंगे, जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं अपने वेलोसिटी को चेंज करता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये सारे कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। तो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है, इन सर्कुलर मोशन एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कमफरेंस पे घूम रहा है, सर्कल के सर्कमफरेंस पे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग में घूमेगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल के ऊपर घूमेगा, राइट। वापस से कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट तो सर्कल के अलोंग तो घूम रहा है, सर्कमफरेंस पे तो घूम रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को या तो अपने स्पीड को, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे हम, स्पीड, अपने स्पीड की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब होता है कि सपोज ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, अगर ये वाले पॉइंट पे इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, जब आपने यहां पे देखा इसका स्पीड आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिखाई दिया, डायरेक्शन नहीं, वैल्यू की बात करें, स्पीड के वैल्यू की, ये पॉइंट पे स्पीड जो था चलने का यानी घूमने का 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाले पॉइंट पे आपने स्पीड देखा आपको 5 मीटर दिखाई दिया, यहाँ पे आपने स्पीड देखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिखाई दिया, यहाँ पे आपने स्पीड देखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने देखा थ्रू आउट दी पाथ, पूरा रास्ता जब भी ऑब्जेक्ट चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट ने अपने वैल्यू को चेंज नहीं किया था। कौन सी वैल्यू? स्पीड के वैल्यू को, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5। तो ये पूरा जो भी सर्कल का पाथ है, जब तक इसके ऊपर घूम रहा था इसने अपने स्पीड को, वैल्यू को चेंज नहीं किया था, दैट इज ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। तो ऐसा मोशन जो होता है सर्कुलर का, जिसके अंदर पार्टिकल का जो स्पीड होता है, स्पीड की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो वापस एक बार देखते हैं, कोई एक पार्टिकल है वो घूम रहा है सर्कल के सर्कमफरेंस पे, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी नहीं, अगेन स्पीड की बात करेंगे, अगर उसकी स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ओके। स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड की हम बात करें, स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है वो पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे द मोशन या तो द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी या तो ऑफ ए पार्टिकल इन विच, या तो विथ लिखेंगे, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब सेम, विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो वापस से हम लोग एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, वापस से कभी भूलना नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। वापस से मैं ध्यान में आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी की बात नहीं करनी है, स्पीड की बात करनी। वेलोसिटी और स्पीड अलग होता है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी देखा जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो याद रखना आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वैल्यू कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन स्पीड का कांस्टेंट नहीं होता, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी सेम नहीं होता, बट स्पीड सेम होता है। स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी की वैल्यू, और वेलोसिटी का मतलब होता है वैल्यू प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी का मतलब होता है वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे स्पीड का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, नो डायरेक्शन, स्पीड सिर्फ वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे
यहाँ पे वैल्यू सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट होता है। तो द सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, राइट। तो ये कोई सर्कल है तो इसका रेडियस कुछ होगा r रेडियस के सर्कल में कोई एक पार्टिकल घूम रहा है, तो ये पार्टिकल अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। अब हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, सब लोग जो भी पढ़ रहे लेक्चर को देख रहे, जो भी टाइम पे देख रहे, रात हो दिन हो आपके इधर, वैसे जब मैं शूट कर रहा हूं अभी तो दोपहर का टाइम चल रहा है, आपको बुक पेन पेंसिल लेके रेडी रहना, अच्छे से नोट्स बनाना है, आपको बहुत काम आएगा। ओके, तो जस्ट इसका नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। मिटा दूं, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक सर्कुलर मोशन से आता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सब लोग को ध्यान देना है। तो जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। अगेन जब भी सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, चलो यूनिफॉर्म ही ले लेते हैं। तो सपोज एक सर्कुलर मोशन है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर एक पार्टिकल है, ये सेंटर है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है ए, ये सर्कुलर मोशन करने वाला, ठीक है। चलो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो जब है ना ये पार्टिकल घूमता है, जब ये पार्टिकल चलता है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, जब एक पार्टिकल सर्कल के ऊपर चलता है तो ये पार्टिकल का ना जो वेलोसिटी मैंने आपको बताया चेंज होते रहता है, स्पीड नहीं, स्पीड मतलब वैल्यू, अगेन स्पीड मतलब सिर्फ वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू प्लस डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन बदलता है, इसका वेलोसिटी बदल रहा है। देखो अब ये वाले पॉइंट पे इस पार्टिकल का डायरेक्शन ये है और स्पीड कुछ होगा, जैसे मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस पार्टिकल इस पॉइंट पे जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वैल्यू तो सेम रहेगा, तो इस पार्टिकल का डायरेक्शन ये है और वैल्यू सेम 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, बदल रहा है, यस बदल रहा है बिल्कुल। तो अगर डायरेक्शन बदल रहा है, वैल्यू सेम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे वेलोसिटी बदल रहा है। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बदल रहा है। अगेन वेलोसिटी तब बदलेगा जब डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी तब बदलेगा जब वैल्यू बदलेगा, वेलोसिटी तब भी बदलेगा जब डायरेक्शन और वैल्यू दोनों साथ में बदलेगा। तो यहाँ पे चलो वैल्यू नहीं बदल रहा, कोई बात नहीं, डायरेक्शन तो बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। और वेलोसिटी को बदलने के लिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, याद रखना हमेशा, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, एक्सेलरेशन। कौन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को बदल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एक पीस पार्टिकल के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है नहीं पता, यहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है नहीं पता, लेकिन काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे काम करे वो सब हाईएस्ट स्टडीज का टॉपिक है, हम लोग 11th-12th में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ याद रखना है इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन काम करता है ना, हमेशा ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करता है जिधर फोर्स होता है। और हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, act towards the center, again centripetal force act towards the center, centripetal force act towards the center। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर सेंटर में काम कर रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है वहीं एक्सेलरेशन काम करता है। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। और हमेशा एक्सेलरेशन, देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये डायरेक्शन को बदल देगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल देगा एंड दस वेलोसिटी बदल जाएगी, राइट। तो ये हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या तो एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ काम कर रहा है, इसके लिए इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखना है जब भी आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए होगा और वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करेगा और इसका नाम हम रखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP, ये जो एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है v²/r। क्या होता है, v²/r। तो अगर मैं यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं,
सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सभी लोगों को मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एज इट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, आपका एक्सेलरेशन भी कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लोग अगर इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपका मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया वो बन गया m इंटू वी स्क्वायर इज mv²/r। वेरी इंपॉर्टेंट, mv²/r बन गया, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल का मास कितना है, क्या वेलोसिटी से बढ़ रहा है आगे, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय कौन से रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, ये वैल्यू रखोगे आपको पता चल जाएगा इस पार्टिकल के ऊपर कितना एक्सेलरेशन, कौन सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो आई होप कि सब लोग को आया समझ में, आना ही पड़ेगा आपको समझ में, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। आपको समझना है, सीखना है, हमारे साथ ऐसे समझते रहना है, लर्न करते रहना, आगे बढ़ते रहना। ओके चलो, तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो आपके प्रैक्टिस के लिए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जहां पे हम लोग थोड़ा सा और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज रिलेटेड टू सम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको जस्ट एक नोट्स बना लो अच्छे से, या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, तो मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसको एक मिटा लेते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक लेंगे छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या तो हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। चलो, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Okay, so what does this Newton's law of gravitation discuss or tells us about? Very important. अब एकदम ध्यान से आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा है हमारे नेचर में अर्थ है, अर्थ सन के चारों बाजू में घूमता है, मून है प्लैनेट के बाजू में घूमता है। वैसे ही कोई भी चीज हमारे अर्थ पे, जैसे एग्जाम्पल न्यूटन का हम लोग ले लेते तो एप्पल अर्थ के सरफेस पे गिरा, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, अर्थ का जो सरफेस है ना हमेशा ना अपनी तरफ खींचते रहता है, हमेशा। तो खींचने का काम कौन कर सकता है, तो आंसर है खींचने का काम फोर्स करता है। कौन करता है, फोर्स। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ फोर्स काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और कहां पे एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में न्यूटन ने ढूंढ निकाला था, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था। तो इसको ही हम लोग न्यूटन के नियम के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके, तो न्यूटन ने, बहुत महान वैज्ञानिक थे हमारे उस सदी के, तो उन्होंने हम लोगों को कुछ नियम बताए कि क्या क्या नियम ग्रेविटेशन को लेके फॉलो होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरे यूनिवर्स में जहां जहां पे मास मिलेगा, हर दो मास के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फोर्स हमेशा ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का फोर्स होगा। हमेशा दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे विथ ए फोर्स, एंड इसी फोर्स का नाम उन्होंने क्या रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स रखा। तो अब ये फोर्स कहां पे होता है, तो आंसर उन्होंने बोला हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में होगा जिनके पास मास होगा, जिनके पास मास होगा। तो इसके बारे में उन्होंने ना कुछ मैथमेटिक्स से हम लोग को रिलेट करके बताया, किससे, मैथमेटिक्स से रिलेट किया। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने बोला, मान लेते कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है m1, ठीक है, m1। फिर उन्होंने बोला और एक ऑब्जेक्ट है, देखो साइज से कोई लेना देना नहीं, मास से भी कोई लेना देना नहीं, ये है कि उनके पास मास होना चाहिए। तो उन्होंने बोला इसका मास कुछ m2 ले लो, इसका मास कुछ m1 ले लो, और मान लो कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, उन्होंने बोला कुछ r डिस्टेंस है। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये दोनों के पास कुछ मास है, तो ये जो मास है, इन मास के वजह से दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, और यही फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशन दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उन्होंने बोला कि ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग कहां पे काम कर रहा है, बिटवीन द टू मासेस, बिटवीन द टू मासेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने बोला। अभी इसका मतलब भी हम समझते, पहले स्टेटमेंट लिख लेते। उन्होंने बोला फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। अब ये क्या बात हुई,
प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी मासेस। तो उन्होंने देखो क्या बोला, इसको मैं मैथमेटिक्स में लिखता हूँ। उन्होंने बोला जो फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन किसका, बोथ दी मासेस m1 और m2 का। इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या बोला उन्होंने, बोला अगर ये दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू m2 अगर आप बढ़ा देते हो, फिर से ये दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू m2 की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हो तो ये दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन बोथ दी मासेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ दी मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बारे में बात किया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उन्होंने बोला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ही लेना है, मासेस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, कहां से, फ्रॉम सेंटर। अब ये क्या चीज था, तो उन्होंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या था ये, उन्होंने बोला अगर आप ये दोनों मास को दूर करोगे यानी कि r की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। अगेन उन्होंने बोला दो मास के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। दो मास को पास में लेके आओ यानी डिस्टेंस कम कर दो, फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम किया, फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस कम किया, फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स कम हो गया। मतलब एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज कम हो रहा है, एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज कम हो रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेशन, राइट। तो उन्होंने बोला फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उन्होंने बोला कि डिस्टेंस को नहीं बल्कि उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस को नहीं बल्कि उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r के स्क्वायर को, इक्वेशन नंबर 2। अब उन्होंने बोला दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, तो देखो कंबाइन कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर इसको हटाओगे तो इज इक्वल टू, हमेशा ये याद रखना है, ये हटेगा तो इक्वल टू एक कांस्टेंट का टर्म आता है जिसको अभी k लिख देंगे हम, और ये जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट का नाम उन्होंने रखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या रखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या रखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको g से डिनोट किया गया। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा F इज इक्वल टू k के जगह क्या रखोगे आप, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और उन्होंने बोला ये फॉर्मूला रख लो और ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ये आपको बताएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन का। तो उन्होंने बताया हमारे दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स काम करता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पे उन्होंने बोला g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इवन उन्होंने इसका भी फॉर्मूला बना दिया था g का, चलो बना लेते हैं, यहीं से बना लेते हैं। देखो g को अकेले रखो, g को अकेले रखो, g इज इक्वल टू f, तो ये अकेले रहेगा तो ये और ये पूरा टर्म इधर लाएगा तो r स्क्वायर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, एंड दिस इज दी फॉर्मूला फॉर g। तो इस फॉर्मूले से आप g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास f है, अगर आपके पास r स्क्वायर है, अगर आपके पास m1 m2 है, तो सारे वैल्यू पुट करो, आपको g की वैल्यू हमेशा इतना ही मिलेगा। आप इसमें कोई भी चेंजेस कर दो नंबर में, हमेशा आपको g का वैल्यू यही मिलेगा। इसके लिए तो इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। तो दिस इज द थिंग जो हम लोग को न्यूटन ने हमारे यूनिवर्स के बारे में, दो मासेस के बारे में, दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया। आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया है। आपको नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट, बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू कैन गेट इट। ओके, सो हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।